दोस्तों आज हम बात करेंगे एडवांस इनकम टैक्स के बारे में। जैसा कि आपने नाम बहुत सुना है कि एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स। आखिर होता क्या है एडवांस इनकम टैक्स, कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है और कैसे इसको ऑनलाइन जमा करवाया जाता है। तो आज सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बड़े ही सरल तरीके से और समझेंगे एडवांस इनकम टैक्स कब जमा करवाना होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है और कैसे ऑनलाइन इसे डिपॉजिट किया जाता है। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंटेंट्स गुरु तेज का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर हमने एक फॉर्मूला लगा करके एक चार्ट तैयार कर लिया है ताकि आपको हम आसानी से समझा सकें। देखिए एडवांस इनकम टैक्स, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कब इसे जमा करवाना होता है और कैसे कैलकुलेट करना होता है। देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका इनकम टैक्स 10,000 रुपए बनता है, 10,000, अगर आपका इनकम टैक्स 10,000 रुपए बनता है, मतलब पूरे साल का इनकम टैक्स, मतलब आपकी जितनी भी इनकम है, अगर उसके ऊपर इनकम टैक्स टोटल 10,000 बनता है या उससे कम बनता है, तो आपको कोई एडवांस में इनकम टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एडवांस इनकम टैक्स मान लीजिए 12,000 बनता है या 11,000 बनता है, मतलब 10,000 से ऊपर बनता है या 10,500 रुपए बनता है, तो आपको इसको 4 किस्तों में जमा करवाना है। और कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाएगी, 4 किस्तें कितनी बनेंगी और 4 किस्तों में क्या इक्वल पार्ट में अमाउंट डिपॉजिट करना होगा या उसकी एक स्लैब है कि इतने अमाउंट तक इतना, वो सारा हम बताते हैं। देखिए हम मानकर चलते हैं हमारी जो इनकम है वो यहां पर मान लेते हैं हमारी जो इनकम है मान लेते हैं हम 16 लाख रुपए है, या थोड़ा कम अमाउंट से शुरू करते हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए है। तो ये हमारी 10 लाख रुपए इनकम है। सबसे पहले जितने भी टैक्स सेविंग के आपने ऑप्शन लिए हुए हैं, जैसे इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस, डोनेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, पीपीएफ अकाउंट या फिर 5 इयर्स की एफडी, ये सभी चीजें आपको लेस करनी है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए एटीसी है, मैंने यहां लिखा हुआ सेक्शन एटीसी, इनकम टैक्स सेविंग और अमाउंट। जैसे एटीसी में आपने ले लिया इनकम टैक्स सेविंग, जैसे एटीसी में आपने ले लिया स्कूल फीस, ठीक है जी, इसका अमाउंट आप ले लो 50,000। उसके बाद एटीसी में आपने ले लिया लाइफ इंश्योरेंस, ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, चाहे एलआईसी का हो, मैक्स, बजाज, कोई भी कंपनी, आपने ले लिया, मान लीजिए इसकी ईएमआई है वो है 70,000। उसके बाद आपने एटीसी में पीपीएफ भी ले लिया, ये आपने ले लिया 20,000। एटीसी में आपने और भी कई स्कीम्स आती हैं, जैसे आपने एफडी ले ली 5 इयर्स, ठीक है, और उसके बाद इसका अमाउंट आ जाता है 30,000। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आती है एटीसी में, तो वो आपको गूगल पे आप सर्च करोगे एटीसी में क्या आता है, तो आप उनमें से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद आता है एटीडी। अब एटीडी की अगर हम बात करें तो एटीडी में आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों अलग चीजें, ये एटीसी में आता है। हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी कंपनी का ले लीजिए, मान लीजिए हमने इसमें 40,000 का ले लिया, ठीक है जी। तो ये सारी टैक्स सेविंग लेने के बाद आपका हम यहाँ टोटल निकाल लेते हैं, जो एटीसी का है उसका टोटल अलग निकाल लेते हैं। हमारा एटीसी का 1,70,000 बना और जो एटीडी है वो 40,000। तो ये जो डिडक्शन है ना, इस डिडक्शन के अंदर वो सारी चीजें आएंगी। अब ये डिडक्शन कहता है कि एटीसी सिर्फ मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक टैक्स सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब आपने 1,70,000 करवाया तो इस 1,70,000 में से 1.5 लाख रुपए ही छूट आपको मिलेगी, 1,70,000 नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है 40,000 का एक और डिडक्शन आपने करवाया, ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो मतलब 1.5 लाख आपने लिया एटीसी में और 40,000 एटीडी में, तो दोनों मिलाकर के आपके हो गए यहां पर 1,90,000, ठीक है, 1,90,000 का। डिडक्शन को लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो टैक्सेबल इनकम बन जाती है हमारी। अब 10 लाख में से 1,90,000 लेस किया तो 8,10,000 रुपए हमारी टैक्सेबल इनकम है। इसके ऊपर हमें इनकम टैक्स पे करना है। अब इनकम टैक्स की कैलकुलेशन, ये तो था इनकम और डिडक्शन के बारे में।
अब उसके बाद हम बात करते हैं टैक्स जो इस पर लगेगा वो कैसे लगेगा। देखिए 8,10,000 में से सबसे पहले 2.5 लाख तक एक स्लैब है और वो स्लैब कहती है कि आपका जो टैक्स है वो 0, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं एडवांस इनकम टैक्स, ये मैं आपको उस केस में बता रहा हूं प्रोप्राइटर के केस में कि कैसे आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के प्रोप्राइटर का आप एडवांस इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे सैलरी पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, प्रोप्राइटर सिंगल इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, कोई पार्टनरशिप फर्म के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, सिर्फ प्रोप्राइटरशिप के केस में एडवांस इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में बता रहा हूं। तो 2.5 लाख तक तो 0 है। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर, क्योंकि 8,10,000 में से अगर 2.5 लाख चले जाएंगे, अब नेक्स्ट जो 2.5 लाख है उसके ऊपर 5% लगेगा जो बनता है 12,500। अब 2.5 लाख और 2.5 लाख 5 लाख निकल गए। 8,10,000 में से जब 5 लाख निकल जाएंगे तो अगले जो बाकी का अमाउंट बचता है वो बचता है हमारा 3,10,000। तो यहां पर 3,10,000 रुपए जो बचता है उसके ऊपर लगेगा 20%, ये बन गया हमारा 62,000। तो जो 62,000 बना और टोटल टैक्स बना ये बना 62 और 12,500 ये बना 74,500। 74,500 जब बना उसके ऊपर एक 4% का सेस भी लगेगा जो हमारा हो जाता है 2980। और ये जो टैक्स है और ये सेस दोनों को जोड़कर हो जाता है 77,480 रुपीज। अब ये जो टैक्स है, ये टैक्स मैंने आपको बताया था 10,000 से अगर ज्यादा बनता है इनकम टैक्स तो आपको किस्तों में जमा करवाना है, एडवांस में जमा करवाना है। साल के बाद, मार्च खत्म होने के बाद आईटीआर भरते वक्त नहीं करवाना। अगर करवाओगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा इसके ऊपर। जी हाँ, आपको इसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इसको किस्तों में जमा करवाऊंगा, ईएमआई में जमा करवाऊंगा। तो गवर्नमेंट 4 ईएमआई बनाई है। तो ईएमआई के बारे में समझ लेते हैं। नीचे स्लैब है, ठीक है। क्वार्टरली एडवांस इनकम टैक्स जमा होता है, मंथ मैंने लिख दिए हैं। अप्रैल टू जून 15 जून को जमा करवाना है, जुलाई टू सितंबर 15 सितंबर को जमा करवाना है, अक्टूबर टू दिसंबर 15 दिसंबर को जमा करवाना है, जैन टू मार्च 15 मार्च को जमा करवाना है। अब कितना कितना जमा करवाना है? पहली किस्त आपकी 15% तक चली जानी चाहिए, 15% तक चली जानी चाहिए, मतलब 77,480 का 15% चला जाना चाहिए। दूसरी किस्त आपकी 45% तक चली जानी चाहिए। मान लीजिए आपका पहले वाला आप जमा करवाना भूल गए तो जो अगली दूसरी किस्त जमा करवाओगे वो टोटल अमाउंट जो यहां पर है इसका 45% जमा हो जाना चाहिए, ठीक है जी। और तीसरी किस्त आपकी जो है, मान लीजिए आप ये दोनों किस्तें जमा करवाना भूल जाते हो तो तीसरी किस्त आपकी जो है 75% तक अमाउंट जमा हो जाना चाहिए इसका। अगर आप तीनों किस्तें भूल जाते हैं तो चौथी किस्त जो आपकी जाएगी, लास्ट किस्त, उसमें 100% टैक्स जमा हो जाना चाहिए जो आप इसको देख रहे हो। अब वैसे अगर रेगुलर आप जमा करवाते हो और कोई किस्त मिस नहीं करते तो आपकी किस्त का जो परसेंटेज है वो क्या बनेगा? फर्स्ट किस्त 15% आपकी चली जानी चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, दूसरी किस्त आपकी 30% जानी चाहिए और तीसरी किस्त आपकी फिर 30% और लास्ट किस्त आपकी 25%। इस तरह से ये आपका 100% जमा हो जाएगा। यही मैंने यहां भी बताया कि पहली किस्त 15%, अगर भूल जाते हो तो दूसरी किस्त 30% है, पहली 15 भी करवानी है और साथ में अगली 30 भी करवानी है, टोटल बन जाता है 45%। तो वही मैंने बताया सेकंड किस्त जो है 45% की है। अगर आप तीसरी किस्त करवा रहे हो जमा तो ये तीसरी किस्त भी आपकी 30% की जाएगी। मतलब कहने का ये है कि पहले की दो किस्तें 45% और ये वाली है 30, यहां ये टोटल आपका चला जाना चाहिए 75%, यहां पर लिखा है। फिर लास्ट की किस्त जब 75% तीसरी किस्त चलेगी तो बाकी तो 25% बचा, फोर्थ किस्त 25% की जाएगी, मतलब 100% आपका टैक्स जमा हो जाना चाहिए। अब मैंने आपको मंथ भी बता दिया, डेट भी बता दी, कब जमा करवाना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, वो सब बता दिया। यहां पर पहली किस्त इस अमाउंट की जो बनती है वो 11,622 बनती है, लेकिन जरूरी नहीं है 11,622 करवानी, आप राउंड में करवा दो, लेकिन इस अमाउंट से ज्यादा होनी चाहिए। 11,622 है तो आप 12,000 करवा दो या फिर 11,700 करवा दो या 12 करवा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लास्ट किस्त जो होगी, लास्ट किस्त आपकी, उसके अंदर हम उसको फॉरफिट कर देंगे, एग्जामिन कर लेंगे कितना हमारा जमा हो चुका है, उस हिसाब से बाकी का बैलेंस जमा करवा देंगे। अब ये देखिए आपके प्रोप्राइटरशिप के केस में ये कैलकुलेशन इस तरह से बनी। अब मैं इसको थोड़ा सा पार्टनरशिप के केस में भी अगर देखूं तो मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। मान लीजिए सेम अमाउंट है 10 लाख, ठीक है। उसके बाद जो डिडक्शंस आपने लेनी है वो डिडक्शन इसमें नहीं ले सकते क्योंकि फर्म के केस में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो मैं इसको 0 कर देता हूं। मेरा जो किस्त जो मेरा अमाउंट बना, टैक्सेबल अमाउंट जिसके ऊपर मुझे टैक्स देना है, वो मेरा 10 लाख है। अब इसमें स्लैब नहीं होती, इसमें जो आपकी स्लैब है ये 0%, 5%, ठीक है, ये स्लैब नहीं होती। तो इसीलिए हम यहां तक की स्लैब को हटा देते हैं। इसमें डायरेक्ट फ्लैट 30% टैक्स लगता है, मतलब आपकी जो इनकम है ये 10 लाख, इसके ऊपर डायरेक्ट 30% आपको टैक्स देना है, जो हो जाता है आपका 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए आपका टैक्स प्लस 4% का इसमें सेस, टोटल 12,000 यहां पर ये हो गया। 3 लाख और प्लस ये सेस हो गया 12,000, 3,12,000 हो गया। अब 3,12,000 को आपको, ये जो अमाउंट है 10,000 से ज्यादा है तो आपको किस्तों में जमा करवाना है। तो इसमें सेम वही प्रोसीजर है,
पहली 15%, दूसरी 30%, तीसरी 30%, चौथी 25%। तो मैंने आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या पार्टनरशिप फर्म हो, दोनों फर्मों का मैंने आपको बता दिया कि एडवांस इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए, ये तो हो गया कैलकुलेशन की बात, ठीक है। चाहे सैलरीड पर्सन हो, सैलरीड पर्सन इस तरह से यहां पर जमा करवा सकता है। ये यहां जो मैंने टेबल बनाई हुई है, सैलरीड पर्सन भी सेम इसी तरह से कैलकुलेट करके एडवांस इनकम टैक्स जमा करवा सकता है। तो चलिए अब जमा करवाने की बात करते हैं। इसको जमा कैसे करवाएं। मान लीजिए मुझे एक्चुअल में ना एक एडवांस टैक्स जमा करवाना है, तो उसका अमाउंट है 1 लाख रुपए, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे जमा करवाना है। तो मेरी जो इनकम आ रही है इस केस में वो 16,40,390 रुपए आ रही है साल की इनकम। तो मेरा उसके अंदर जो डिडक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे है। ये सब इसमें सेविंग्स में हटा देता हूं, और इसके अंदर मेरा 1.5 लाख रुपए की सेविंग है। इंश्योरेंस वगैरह इस टाइप से जो भी मैंने सेविंग्स किया मेरी 1.5 लाख रुपए की सेविंग है। उसके बाद मेरा जो अमाउंट बन जाता है 16 लाख में 1.5 लाख लेस कर वो 14,90,390 रुपए बन जाता है। और इसके अंदर मेरी टैक्स की कैलकुलेशन भी बड़ी स्मूथली यहां पर मैंने कैलकुलेट कर दी है। पहले 2.5 लाख के ऊपर 0, अगले 2.5 लाख के ऊपर 12.5%, और फिर 3,10,000 की बजाय यहां पर हम ले लेंगे 5 लाख, ठीक है जी। यहां मेरा बन जाता है 1 लाख। उसके बाद जो बाकी का बैलेंस बचा वो आपका मेरा बचता है 4,90,390 रुपए। उसके ऊपर 30% हमारा बन जाता है, इतना टोटल बन जाता है 2,59,617 रुपए। उसके ऊपर 4% का सेस है, और 2,70,000 रुपए मेरा टोटल टैक्स यहां पर निकल के आता है। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, 2,70,000 रुपए में से मैंने किस्तों में जमा करवाए हैं। पहली किस्त मेरी जो गई थी 15%, वो गई थी 40,500 जो जानी थी, मैंने जमा नहीं करवाई, भूल गया था मैं। तो दूसरी किस्त मेरी जो जानी थी वो 30% जानी थी। तो पिछले 15 और ये 30, 45% मैंने इसमें टैक्स जमा करवाया। 1 लाख रुपए मैंने जमा करवा दिया था। और उसके बाद जो मेरी चौथी किस्त जानी थी वो जानी थी मेरी इसमें 30%, तो वो मैंने यहां पर 70,000 रुपए जमा करवा दिए थे, ठीक है जी। मेरा टोटल चला गया 1,70,000। अभी मुझे जमा करवाना है 2,70,000 रुपए, ठीक है। नीचे निकल रहा है 2,70,000 रुपए जमा करवाना है। 1,70 मैंने जमा करवा दिया है, तो बाकी का बचा जो है 1 लाख रुपए वो मैं अब ऑनलाइन जमा करवाने जा रहा हूं। तो आपको मैं दिखाना चाहता था कैसे ऑनलाइन पोर्टल लॉगिन करेंगे और कैसे जमा होगा और कौन सा चालान लिया जाएगा, सब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। फटाफट से चलते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें ऑनलाइन ओपन कर लेंगे। यहां पर हम जो डालेंगे इसमें लिखेंगे ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट। ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट इस तरह से लिखेंगे और हमारे सामने आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगी। ये दूसरे नंबर पर लिखा है onlineservices.in, onlineservices.in, ठीक है। ये एनएसडीएल की वेबसाइट है और यहीं से हम इसे जमा करवाएंगे। ई पेमेंट फॉर 10, इस पर क्लिक कीजिए और ये जो वेबसाइट है वो लुक वाइज देखने में कुछ इस प्रकार से अभी ओपन होगी। ये वो वेबसाइट है। यहां पर लिखा है टीडीएस और टीसीएस। तो हमें ना तो टीडीएस जमा करवाना है ना टीसीएस जमा करवाना है, हमें नॉन टीडीएस और टीसीएस लिखा है। नॉन टीडीएस टीसीएस इसमें होता है आपका इनकम टैक्स जमा, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है चलान नंबर, ठीक है, 280। ये 280 नंबर चलान के अंदर जमा होता है। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इसमें लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स हो वो भी इसमें जमा होगा। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो वो भी जमा होगा यहीं, और टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट वो भी यहीं जमा होगा, और जितने भी ये टैक्सेस में लिखे हो सारे यहीं जमा होंगे। तो उसके बाद अब यहां पर कंपनी एंड टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर वो भी यहीं जमा होंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जल्दी से प्रोसीड पर क्लिक करते हैं यहां पर। उसके बाद फर्दर इसमें आगे का जो प्रोसीजर है, यहां पर लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी, क्या ये कंपनी का टैक्स है जो जमा करवा रहा है? नहीं, हमारी फर्म है प्रोप्राइटरशिप और ये अदर देन कंपनी बनेगी, ठीक है। हम जो एडवांस इनकम टैक्स जमा करवा रहे हैं अदर देन कंपनी, मतलब वो कंपनी नहीं है, वो प्रोप्राइटर है। तो यहां क्लिक करेंगे। उसके बाद इनमें से कौन सा टैक्स है, हमारा है एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहां पर बैंक, मेरा यहां पर एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक ले लेंगे। उसके बाद यहां पर एचडीएफसी बैंक लेने के बाद आगे चलेंगे। यहां पर पैन नंबर पूछ रहा है तो पैन नंबर डाल देते हैं, हमने पैन नंबर डाला। उसके बाद असेसमेंट ईयर पूछ रहा है तो असेसमेंट ईयर, इसमें जैसे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर हमारा इस टाइम 21-22 चल रहा है, तो उसका जो 21-22 का असेसमेंट ईयर बनेगा वो बनेगा 22-23। तो मैं असेसमेंट ईयर 22-23 ले लेता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो रेड स्टार बने हुए हैं सिर्फ इन फील्ड्स को भरना मैंडेटरी है, तो मैं जल्दी से यहां पर टाइप कर देता हूं। उसके बाद कैप्चा डालेंगे
उसके बाद प्रोसीड, यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, जिस किसी का पैन नंबर, जिस भी प्रोपराइटर का ये पैन नंबर है उसका नाम इस तरीके से शो कर देगा। तो मेरा नाम इसमें मैच हो गया, मतलब मैंने बिल्कुल सही फॉर्म और सही पैन नंबर डाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। ये डिटेल कुछ इस तरीके से है, इसको एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सबमिट टू बैंक कर देंगे। उसके बाद यहाँ जो भी आपकी नेट बैंकिंग है उसे आप यूज कीजिए, चाहे रिटेल है या कॉर्पोरेट है। तो मेरी रिटेल है, मैं क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी कस्ट आईडी है वो यहाँ टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, जो भी पासवर्ड है वो इसके अंदर हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे और यहाँ से हम अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे जितना हमने टैक्स डालना है। तो मैंने बेसिक टैक्स जो है मेरा यहाँ पर डाल देता हूं मैं। ठीक है जी, बेसिक टैक्स मैंने यहाँ डाला। उसके बाद बाकी के जितने भी कॉलम है उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बेसिक टैक्स में मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एक ओटीपी आएगा, उसके बाद हमारा टैक्स सबमिट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ हमारा अमाउंट जो है वो हमने देख लिया कितना अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे, ओटीपी डालेंगे। उसके बाद ओटीपी डालेंगे, जो भी ओटीपी है, उसके बाद इसे सबमिट कर देंगे। उसके बाद देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर ये लिखा आया है पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट। ये आपकी पेमेंट कंप्लीट हो गई और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे चालान को। तो ये देखिए दोस्तों, ये चालान हमारा 1 लाख रुपीज का है। ये हमने देखिए 1 लाख रुपीज जहां लिया था ये कुछ इस तरीके से आ गया। और आगे जो आपके काम के ऑप्शन है वो यहाँ से, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो चालान नंबर 280 लिखा है, ठीक है, आपने चालान में 280 नंबर चालान में ये टैक्स जमा करवाया, एडवांस इनकम टैक्स। और इसमें मेन चीज देखने वाली है बीएसआर कोड, जो आगे आपको आईटीआर भरते वक्त काम आएगा, क्योंकि उसमें आगे बीएसआर कोड मांगेगा, डेट ऑफ रिसिप्ट मांगेगा, चालान का सीरियल नंबर मांगेगा। तो ये चालान का सीरियल नंबर है, ये आपको डालना होगा। और असेसमेंट ईयर बड़े ध्यान से लीजिए, क्योंकि असेसमेंट ईयर मेन है। आपने कहीं 21-22 का जमा करा दिया तो वो 22-23 में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से करिए। और बाकी बैंक का रेफरेंस नंबर है, ठीक है। तो आपका बीएसआर कोड, रिसिप्ट की डेट, चालान का सीरियल नंबर, ये 3 चीजें आपकी इसमें डलेंगी और इनका ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे YouTube चैनल पर हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।